किशोरावस्था में मोनिका और समय के नादान दिलों ने पहले स्पर्श का जो एहसास किया था वह आज युवावस्था में भी उनको भीतर तक तरंगित कर जाता था। क्या दोनों दोबारा उस एहसास को जी पाए? आंटी, आंटी, समय भैया और मोनिका दीदी इतने बड़े हो गए, फिर भी कपड़े उतार कर गैराज वाले कमरे में चारपाई पर लेटे हैं। मेरी मम्मी तो कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे किसी के सामने ऐसे कपड़े नहीं उतारने चाहिए। आप उन्हें डांटो चलकर। ऋतु हतप्रभ थी पड़ोस की बच्ची, जो अभी 5 साल की थी, की बात सुनकर। उसका मन आशंकाओं में डूबने उतरने लगा। अप्रत्याशित बात सुनकर कांप गई वह। ऋतु और पूजा नंद भाभी थीं। ऋतु की भाभी पूजा की घनिष्ठ मित्र शीला का बेटा समय था। ऋतु की बेटी मोनिका थी। हरिद्वार में पूजा रहती थी और ऋतु का घर रुड़की में था। पूजा और मोनिका भले ही नंद भाभी थी लेकिन दोनों में दोस्ताना व्यवहार ही था। ऋतु के घर तीज का फंक्शन था, उसकी भाभी पूजा और उनकी मित्र शीला नाच गाने में निपुण थी तो ऋतु ने स्पेशली आने के लिए कहा था। समय और मोनिका एक ही क्लास में पढ़ते थे। मोनिका की मामी की दोस्त का बेटा समय अक्सर आता रहता था। तीज का त्योहार हो या कोई अन्य फंक्शन, समय की मम्मी को भी स्पेशल इनविटेशन जाता था क्योंकि नाचने गाने और ढोलक बजाने के कारण महिला मंडली की प्रिय थी वे। उनका मधुर स्वर इतना कर्णप्रिय था कि कोई भी सुनता तो मंत्रमुग्ध हुए बिना न रहता। इत्तफाक से समय और मोनिका एक ही स्कूल में साथ पढ़ते भी थे। समय जब भी आता तो दोनों में खूब गप्पे होती, पढ़ाई के साथ अन्य विषयों पर भी खूब चर्चा होती। आज भी मम्मी के साथ समय आया था क्योंकि मोनिका की मम्मी ऋतु ने अपनी भाभी पूजा से कहा था, भाभी, आपको आना है, साथ में शीला भाभी को भी लाना है। मेरी सारी सहेलियां आपकी और शीला भाभी की फैन हैं। लेकिन ऋतु, इस समय तो स्कूल में पेपर चल रहे हैं, मेरा आना मुश्किल है। अच्छा, मैं इतवार को रख लेती हूँ, अब तो ठीक है न भाभी? पीछे से मोनिका चिल्लाकर बोली, आंटी, समय को भी साथ लाइएगा। इस बात पर ऋतु ने हंसते हुए कहा तो पूजा ने ये सोचकर हाँ कर दी कि उसी दिन जाकर वापस आ जाएगी। उसने अपनी प्रिय मित्र शीला को भी साथ ले लिया। शीला ने बेटे समय को भी साथ ले लिया। लौटने में रात हो जाएगी तो समय साथ होगा तो अच्छा रहेगा। समय को भी ऋतु के यहाँ अच्छा लगता था। हमउम्र मोनिका उसकी मित्र थी। दोनों बचपन से लड़ते झगड़ते किशोरवय की उम्र पर आ पहुँचे थे। 15 साल की मोनिका और समय 16 साल का था। दोनों बच्चों को इस तीज के फंक्शन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। चलो न समय, बाहर वाले कमरे में चलते हैं, यहाँ तो इन लोगों के गाने बजाने में हम बात ही नहीं कर पाएंगे। मोनिका ने समय का हाथ पकड़ा और लॉबी से बाहर कमरे में चल दिए। समय को भी इस तीज पार्टी में कुछ खास नहीं लग रहा था। वह तो केवल ये सोचकर मम्मी के साथ आ गया था कि कुछ समय मोनिका के साथ गप्पे लड़ाएगा। वैसे भी इस टीनेज में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण कुछ अधिक ही होता है। और बता समय, तेरी क्लास में क्या चल रहा है? सुना है वंश अपने मम्मी पापा के साथ मुंबई शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि तीज पार्टी में बहुत सारी महिलाएं थीं, ढोलक के साथ नाचने व आपस में हंसी मजाक से बहुत शोर हो रहा था। समय ने मोनिका से कहा, अरे मोनिका, तेरे घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आंटियों की तेज आवाजें न सुनाई दे क्योंकि मुझे तेरी बात भी समझ नहीं आ रही। हाँ, चल, एक बाहर गैराज वाला कमरा है जिसका रास्ता भी बाहर की तरफ से है। वहीं चलते हैं। गैराज वाले कमरे में पहुंचकर समय बोला, यार मोनिका, यहाँ तो सिर्फ ये चारपाई है पुराने जमाने की, बैठेगे कैसे? मोनिका ने समय का हाथ खींचा और उसी चारपाई पर धकेल दिया पर खुद को संभाल नहीं पाए और समय के ऊपर जा गिरी। अचानक से समय को मोनिका का अपने ऊपर आने से उसके स्पर्श से उसे नवीन अनुभूति हुई। मोनिका उठने लगी तो समय ने उसे कसकर पकड़ लिया।
अचानक से हुए इस स्पर्श ने किशोर होते दोनों बच्चों के मन झंझोड़ दिए। कच्चे मन के एहसास तनमन में अजीब सी हलचल मचाने लगे। दोनों को ही सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे दोनों भावावेश में बहकर बहे जा रहे थे कि तभी वहां पास के घर में रहने वाली डॉली आ गई। समय और मोनिका कुछ समझ पाते कि तभी मोनिका की मम्मी और बुआ वहां आ गईं। अपने बच्चों को इस अवस्था में देखकर ऋतु और पूजा ने एक दूसरे को हताशा से देखा। उनकी आंखों में हताशा के साथ क्रोध भी था। प्यारे रिश्ते में ये जहर जैसा था। ऋतु ने बेटी के गाल पर कसकर तमाचा मारा। चांटे के झटके से मोनिका गिर पड़ी। पूजा ने गुस्से में समय के चांटा मारा। खून का घूंट पीकर दोनों ही वहां चारपाई पर सिर पकड़कर बैठ गईं। बच्चे अपराधबोध से ग्रसित सिर झुकाए खड़े थे। नंद भाभी का दिमाग असंतुलित हो रहा था। ऋतु का पूरा शरीर कांप रहा था। समाज में बेटी की ही बदनामी ज्यादा होती है जबकि कसूर दोनों का होता है। इस समय तो इन नादान बच्चों की स्थिति और भी विकट थी। पूजा ने समय को तुरंत वापस जाने को बोला। फिर ऋतु को कंधे से पकड़कर उसको समझाने लगी क्योंकि ऋतु क्रोध के आवेग में फफक कर रो रही थी। सुन ऋतु, इस समय घर में सारे मेहमान हैं, थोड़ा समझदारी से काम लो। बच्चों को अभी सही गलत का पता नहीं है लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा वरना बात बिगड़ जाएगी। दोनों की बदनामी होगी। अभी शांत होकर अंदर चलते हैं, घर में मेहमान हैं। पूजा ऋतु को समझकर फंक्शन हॉल में ले आई और मोनिका को वहीं बैठने को कहा। हॉल में सब ने ऋतु को उसका हाल देखकर पूछा तो पूजा ने कहा, इसकी बेटी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। ये जल्दी घबरा जाती है इसलिए परेशान है, लेकिन वह अब ठीक है, सो रही है। बेमन से ऋतु ने प्रोग्राम खत्म किया। सब सोचने लगे, बेटी की तबीयत से परेशान है इसलिए पार्टी का जल्दी ही समापन कर दिया गया। शाम को जब ऋतु के पति आए और सारी बात पता चली तो गुस्से से बेटी पर चिल्लाने लगे। पुलिस बुलाने के लिए जैसे ही डायल करने लगे, बढ़कर पूजा ने रोककर फोन बंद कर दिया। ऋतु के पति अभी भी चिल्ला रहे थे, समय को तो जेल में बंद करवाऊंगा, ये कहकर गुस्से के आवेग में वे पसीने पसीने हो रहे थे। बेटी के पिता की विवशता ने मन को व्यथित कर दिया था लेकिन पूजा ने कहा, भाई साहब सोचिए, दोनों बच्चे नाबालिग हैं, इनसे नासमझ में गलती हुई है। अगर पुलिस आई तो लड़के को ले जाएगी, समाज में बदनामी होगी, तब सुधरने का कोई तरीका नहीं रहेगा। समय के व्यक्तित्व का विकास अपराधी के रूप में होगा क्योंकि हर कोई इसे हेय दृष्टि से देखेगा। बेटी भी हर बार गलत सवालों का सामना करेगी, उसे भी समाज की घूरती निगाहों का सामना करना पड़ेगा। किशोर दिल अपमान से कुंठित हो जाएगा। थोड़ी देर चुप रहकर पूजा ने आगे कहा, भाई साहब, बच्चों से गलती हुई है, इन्हें समझकर गलती सुधारने का मौका देना चाहिए। पूजा उन्हें समझकर वापस लौटते वक्त सोच रही थी, विवेक से काम ले भाई साहब तो बच्चों का जीवन सही दिशा में बढ़ जाए। पूजा समझ रही थी किशोरावस्था में कभी भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। यही वह समय होता है जब तनमन आकाश में उड़ता है तो कभी आशंकित मन मायूस हो जाता है, कभी बीता बचपन पुकारता है तो कभी यौवन की बहती शीतल हवाएं बहका देती हैं। मन के साथ साथ बढ़ते शरीर की उलझनें भी असमंजस में डाल देती हैं। मोनिका के पापा ने पुलिस नहीं बुलाई थी। वक्त आगे बढ़ चला था। मोनिका ने पीएचडी कर एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप ले ली थी। आज मौसम भीगा भीगा सा था। ब्रेक के समय चाय की प्याली लिए आसमान के छिटकते बादलों की नन्ही बूंदें जो धरती को हंस कर छेड़ रही थी, हवा खिड़की पर खड़ी मोनिका के माथे पर आई लट को छूकर लौट जाती थी। आज मोनिका का मन बीते दिन के गलियारों में भटकने लगा था। समय की याद जाने क्यों बरबस उसके मन को भिगो चली थी। 25 बसंत रीते ही बीते थे, कोई और मन को भाया ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई पास आया नहीं लेकिन कोई मन को छू न सका।
कच्चे मन में जो प्रेम का पौधा खिल उठा था उसकी खुशबू तनमन को जब तब रजनीगंधा सा महका देती थी। मोनिका के हाथ में चाय का कप था और मन 10 साल पहले के स्पर्श से आज भी सिहर जाता था। उस घटना के बाद से समय के घर वालों से संपर्क टूट गया था। आज मोनिका का मन जाने क्यों टूट कर रोना चाहता था। कहाँ हो समय, कभी तुमसे मिलना होगा भी या नहीं। विचारों की लहरियां बिछुड़न और मिलन को साथ लेकर उसे आज मथ रही थी। मन उद्विग्न था, सांस तेज चल रही थी। मोनिका छुट्टी की एप्लीकेशन देकर अपने घर आ गई। मोनिका ने पढ़ाई के बाद पूना में जॉब ज्वाइन की थी। दोपहर के 1 बजे थे। मोनिक ने अपनी बचपन की सहेली को फोन किया, वह भी पूना में ही थी। अर्षा, क्या कर रही है? अरे मोनिका, तूने इस समय फोन किया, सब ठीक तो है? बस यूं ही, मन नहीं लग रहा था। तू क्या ऑफिस से छुट्टी ले सकती है? हाँ, आज तो फ्री ही हूँ। अच्छा, तू ऑफिस आ जा, यहीं से ही कहीं चलते हैं। मोनिका अर्षा के ऑफिस पहुंच गई। अर्षा ऑफिस में अपने किसी कलीग से काम के लिए डिस्कस कर रही थी। वह जिससे बात कर रही थी मोनिका की ओर उसकी पीठ थी। मोनिका को आते देख अर्षा ने उसे बाकी काम कल समझाने को कहा और मोनिका की ओर चली आई। दोनों जा ही रही थीं कि वह कलीग पीछे से आकर बोला, अर्षा मैम, रुकिए, एक बात पूछनी थी। अर्षा के साथ साथ मोनिका ने भी पलट कर देखा। देखते ही मोनिका के पैर जैसे जमीन से चिपक गए, सांस जैसे सीने में अटक गई हो, पूरा शरीर जैसे थरथरा गया हो। अर्षा ने बिना ध्यान दिए उससे परिचय करवाने के लिए कहा, मोनिका, ये समय है, कल ही ऑफिस ज्वाइन किया है। और समय, ये मेरी दोस्त मोनिका है। अर्षा ने कहते हुए समय की ओर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ जो एकटक मोनिका को ही देख रहा था। अब अर्षा ने मोनिका को देखा, वह भी समय को अपलक देख रही थी। अरे, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? उसके इस सवाल पर मोनिका ने अपनी नजरें झुका ली और समय ने भी। शब्द खामोश थे, सांसें बोल रही थीं, एहसास आंखों में खिल रहे थे। मोनिका, कहीं यह वह लड़का तो नहीं जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? मोनिका ने आंख उठाकर पलक झपका कर हाँ का संकेत दिया। लरजते होंठ कांप कर रह गए, चेहरा अचानक मिली इस खुशी से संवर उठा था। लालिमा ने चेहरे को नई रंगत में रंग दिया था। समय भी खामोश खड़ा अपनी सांसों को संयत करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था समय भी मोनिका के उस पहले स्पर्श को अभी भी महसूस कर रहा है। अरे, फिर देरी किस बात की है? तुम दोनों जाओ, अब मेरा क्या काम? और अर्षा मुस्कुराती अपने केबिन में चली गई। समय ने मोनिका से कहा, चले क्या? कुछ सकुचाई सी मोनिका उसके साथ चल दी। लिफ्ट से नीचे आकर समय ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं कार लेकर आता हूँ। कार लाकर समय ने उसके सामने कार रोकी और दरवाजा खोलकर बैठने को कहा। मोनिका बिना कुछ कहे कार में बैठ गई। कहाँ चलोगी? मोनिका ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर समय की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, कहीं भी, जहां तुम ले चलो। समय ने गाड़ी चलाते हुए पूछा, मेरी याद आई कभी? मोनिका की आंखों के आंसू शायद बहुत कुछ कह रहे थे। 10 साल का लंबा सफर जैसे मोनिका ने हर पल इंतजार किया है। पहला स्पर्श जिसे महसूस कर आज तक सिहर जाती है। किशोरव्य की नादानी आज वही मन का बंधन है। समय ने बड़े प्यार से कहा, सुनो, भूला तो एक पल को मैं भी नहीं। क्या मेरे जीवन की पार्टनर बनोगी? अधूरे एहसास को पूरा करने आज भूल नहीं परिपक्व कदमों के साथी होंगे। मोनिका का तनमन समय के प्यार की अनुभूति से सराबोर हुए जा रहा था। अब दोनों ही अपने को उस प्यार के एहसास में डुबो देना चाहते थे जिसकी अनुभूति उन्होंने बरसों पहले की थी।